नमस्कार दोस्तों, डिकोड एग्जाम पर मैं शिवम आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इस नए वर्ष से हम लोग एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं। आप लोग लगातार डिमांड कर रहे थे कि सर पूर्वावलोकन सीरीज की कोई श्रृंखला शुरू कीजिए, तो पॉलिटी सब्जेक्ट हमने ले लिया है ना। राजनीतिक व्यवस्था और शासन, भारत की राज्य व्यवस्था और शासन, जो आपके सामान्यतः अगर 150 प्रश्न पत्र में आ रहे हैं तो 20-25 सवालों का सेशन यहां से रहता है। अगले 30-40 क्लासों में लगभग हम इसको खत्म करेंगे। 30 से 35 क्लास तो होंगी ही, है ना। हम चैप्टर वाइज, जैसे हमने भूगोल का पूर्वावलोकन पढ़ा था जिसको आप लोगों ने बेहद पसंद किया, उसी फॉर्मेट में पढ़ेंगे। बस इस बार मैं कुछ नया कर रहा हूं आपके साथ। जैसे जिस भी सब्जेक्ट के जो भी चैप्टर है उसके कोर फैक्ट्स मैं आपको पहले एक बार में बता दूंगा, ताकि आसानी से आपको चीजों को मेमोराइज करने में आसानी हो। दूसरी बात, आपको यह याद रहे कि किस सब्जेक्ट से हमें क्या, किस टॉपिक के क्या कोर फैक्ट्स हैं जो हमें पढ़ने ही पढ़ने हैं, जहां से प्रश्न आते ही आते हैं। कोर फैक्ट्स पढ़ाऊंगा, फिर क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा और आपको खुद से समझ में आएगा कि ये फैक्ट्स कितने महत्वपूर्ण हैं। आप चाहें तो इन कोर फैक्ट्स के नोट्स भी बनाते रहें, जो आपको बाद में रिवीजन में आसानी देंगे, रिवीजन करने में आपको बहुत हेल्पफुल रहेंगे। क्योंकि किसी भी परीक्षा में सरल सवाल के गलत हो जाने से पेपर आपका आप बाहर नहीं होते हैं उस एग्जाम में से। सरल सवाल जो होते हैं, कठिन सवाल गलत हो जाने से कोई समस्या नहीं है, सरल सवाल अगर गलत होगा तब फिर समस्या आती है। तो हम इस श्रृंखला को इसी तरीके से शुरुआत करेंगे, इसको इसी तरीके से पढ़ेंगे। हफ्ते में 5 कक्षाएं मेरा टारगेट है कि मैं आपको दूं। एक मैं वीकली करंट अफेयर्स का भी क्लास शुरू कर रहा हूं, जिसमें आपको एक हफ्ते के, जिसको हम पहले एक साप्ताहिक 40 नाम से क्लास चलाते थे, एक हफ्ते के पूरे करंट अफेयर्स के 35-40 जो बड़ी घटनाएं हैं, वो घटनाएं, उनसे संबंधित सवाल, वो आपको कराता चलूं। तो आपकी इस तरीके से नए साल में एक सिस्टमैटिक तरीके से तैयारी होती चले। बाकी और आप क्या चाहते हैं ये भी जरूर बताते चलिएगा। क्लास का इंतजार था तो वो भी बताते चलिएगा। बाकी पढ़ते पढ़ते अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करेंगे ही आप, मुझे भरोसा है। और आजकल एक यूट्यूब ने हाइप वाला बटन दे दिया है भाई, तो उसको भी दबाते चलिएगा, हाइप, ठीक है। चलो तो शुरुआत करते हैं। आज जो हम चैप्टर पढ़ेंगे, आज के चैप्टर में हर स्लाइड्स पे आपको चैप्टर लिखा हुआ मिलेगा। आज जो भारत का संवैधानिक विकास है, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया है, जिसमें जो कुछ अधिनियम जब तक कंपनी के अधीन भारत था तब तक पारित हुए, फिर कंपनी से ब्रिटिश क्राउन के अधीन भारत आया तब पारित हुए, उनको देखेंगे, उनको पढ़ेंगे। तो सबसे पहला चैप्टर है आपका भारत का संवैधानिक विकास। कंपनी के शासन के अधीन जो अधिनियम कुछ पारित हुए हैं उनको देख लेते हैं। कंपनी के शासन के अधीन जो कुछ अधिनियम पारित हुए, देखो कंपनी के शासन से क्या मतलब है। भारत का शासन दो तरीके से अंग्रेज का माना जाता है कि जब 1857 1857 से पहले अगर हम जाएंगे 1757 और 1764, यानी बक्सर के युद्ध के बाद, बक्सर के युद्ध के बाद से माना जाता है कंपनी का शासन लगभग हो गया था। तो 1764 से लेकर और 1857 तक की जब तक क्रांति हुई, यहां तक जो रेगुलेशन पारित हुए हैं उनको हम कहते हैं कंपनी के अधीन जो अधिनियम पारित हुए। और फिर 1858 से लेके और जब तक अंग्रेज यहां से चले नहीं गए 1947 तक जो अधिनियम पारित हुए उनको हम कहते हैं ब्रिटिश क्राउन के अधीन पारित अधिनियम। तो सबसे पहले हम कंपनी के अधीन पारित अधिनियमों को देख लेते हैं कौन कौन से हैं, जहां से प्रश्न आपसे लगातार पूछा जाता है। सबसे पहले कंपनी शैतानी करने लग गई। 1764 का बक्सर का युद्ध जीतने के बाद कंपनी एक तरीके से पूरे बंगाल के क्षेत्र को लीडरशिप, हेडशिप करने लग गई, खुली लुटाई चलने लग गई। यहां जो कंपनी के अधिकारी आ रहे थे वो इंग्लैंड में जाके बढ़िया वीआईपी BMW ऑडी टाइप चीजें खरीद रहे थे, मतलब मालामाल हो रहे थे, है ना। तो रातों रात तो कंपनी को रेगुलेट करने के लिए, कंपनी को नियंत्रित करने के लिए ब्रिटिश संसद एक अधिनियम लाई जिसको बोला गया रेगुलेटिंग एक्ट 1773। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से 3 महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपको याद रखनी है। सबसे पहले कलकत्ता में एक HC हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट मान लो इसको, उस समय के हिसाब से उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। कहां? कलकत्ता में, जिसमें 4 न्यायाधीश होते थे, मतलब 3+1, 3 सहायक न्यायाधीश, 1 उच्च मुख्य न्यायाधीश। मुख्य न्यायाधीश का नाम आपसे पूछा जाता है कौन? एलिजा इम्पे। दूसरी महत्वपूर्ण बात जो आप यहां से याद रखोगे, हुई तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से स्थापना है, लेकिन आपसे पूछ ले हुई कब, तो वो 1774 में हुई है। ये फैक्ट आप याद रखोगे। फिर अब तक जो बंगाल का गवर्नर था,
बंगाल का गवर्नर जो था अब वो बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाएगा। बीजी, बंगाल का गवर्नर बीजीजी कहा जाएगा, बंगाल का जीजी। बड़ी हो गई जीजी, अब कंपनी को रेगुलेट करने वाला कोई आ गया तो अब उसको जी नहीं कह रहे हैं, डबल जी कह रहे हैं, बंगाल का गवर्नर जनरल। और इसके तहत बनने वाले पहले गवर्नर जनरल कौन थे? वारेन हेस्टिंग्स। याद रखोगे, राजा से कोई गवर्नर जनरल बन गया तो भारत के लोग हेट करने लग गए, वारेन हेस्टिंग्स। फिर दूसरा जो अधिनियम आया, तो 3 महत्वपूर्ण बात इससे याद रखनी है। दूसरा अधिनियम जो आया वो था पिट्स इंडिया एक्ट। इसके द्वारा क्या हुआ? इसके द्वारा एक नियंत्रण परिषद की स्थापना की गई। क्या था नियंत्रण परिषद? कंपनी व्यापारिक काम भी कर रही है और राजनीतिक काम भी कर रही है, तो एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल यानी नियंत्रण परिषद और एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स तो इस समय आ गया, लेकिन बोर्ड ऑफ कंट्रोल यहां क्या आया, और बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के अलग अलग काम थे। डायरेक्टर किसमें होते हैं? कंपनी में। तो कोर्ट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है वो कंपनी संबंधित मामला देखेगा और बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है वो प्रशासन संबंधित मामला देखेगा। तो नियंत्रण परिषद की स्थापना खूब पूछा जाता है पिट्स इंडिया एक्ट से। फिर आया चार्टर अधिनियम 1813। अब कंपनी को 20-20 साल के टेन्योर पे चार्टर आने लग गए। कंपनी को पहला आया चार्टर अधिनियम 1813। यहां एक है ना, 13 का एक याद रखोगे, और इस एक से क्या किया कि हम 1 लाख रुपया वार्षिक देंगे शिक्षा हेतु। और शिक्षा तो वो नाम की शिक्षा थी, भारतीय शिक्षा का अभारतीयकरण करने की योजना थी कि भारतीयों को भारतीय शिक्षा से कैसे बुलाया जाए, जिसका परिणाम हम आज तक देख रहे हैं। तो शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपया खर्च करने की बात कही गई। एजुकेशन पे 1 लाख रुपया खर्च करेंगे। ढकोसलेबाजी इनकी इतनी थी कि 1823 तक भी 1 लाख रुपए प्रतिवर्ष खर्च नहीं हो रहा था। पैसे इकट्ठा हुआ, फिर वो कमेटियां वगैरह बनी, फिर आगे अभी कहानी समझेंगे प्रश्न के माध्यम से। कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को खत्म कर दिया गया। तो इस एक को याद रखोगे, इस एक से 2 चीजें हैं, 1 लाख रुपए वार्षिक, दूसरा एक कंपनी का एकाधिकार समाप्त कर दिया। मतलब अभी तक ये डिसाइडेड था कि कंपनी ही व्यापार करेगी, अब ये डिसाइड हो गया कि कंपनी भी व्यापार करेगी और कंपनी के साथ और लोग भी कर सकते हैं। लेकिन 2 चीजें, चाय और चाइना से जो व्यापार हो रहा था, टी का व्यापार और चाइना से जो व्यापार हो रहा था, उसको अभी भी कंपनी ही करेगी। जिन लोगों को बेसिक्स पता है वो इसको स्किप करके सीधे प्रश्नों पे आ सकते हैं, लेकिन मेरा मानना यह है कि आप ये बेसिक्स देख लेंगे, आपके दिमाग में फैक्ट्स का रिवीजन हो जाएगा, है ना। 2x पे लगा के देख लीजिए, मास्टर तो वैसे ही आराम से पढ़ाता है। ठीक, फिर हम प्रश्नों पे आएंगे। फिर चार्टर अधिनियम, अगर आपको ये तरीका ठीक लग रहा है तो कमेंट में बताते चलिएगा कि हाँ सर, पहले आप कोड फैक्ट्स बता दीजिए, फिर आप प्रश्न करा दीजिए। आप सीधे प्रश्नों की डिमांड करेंगे तो मैं सीधे प्रश्न भी कराऊंगा। तो कमेंट के माध्यम से इस कक्षा से संबंधित जो भी सुझाव हो आप अवश्य बताइएगा। 1833 में क्या हुआ? तो 1800 यहां 33 है ना, तो ये छोटी बीजीजी जो थी ना वो बड़ी बीजी बन गई। मतलब अब बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल कहलाएगा, है ना। जो बीजीजी थी, बंगाल का गवर्नर जनरल था, वो अब भारत का गवर्नर जनरल हो गया। तो सबसे महत्वपूर्ण बात क्या हुई? बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। और बंगाल के गवर्नर से भारत के गवर्नर जनरल बनने तक वेट करना पड़ा। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक क्या थे? पहले बंगाल के गवर्नर से हेट कर रहे हैं, तो वारेन हेस्टिंग्स है। भारत का गवर्नर जनरल बनने के लिए वेट करना पड़ा लॉर्ड विलियम बेंटिक। कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार पूर्णतः समाप्त हो गया। अभी आगे प्रश्नों में समझाऊंगा मैं इन सब चीजों को दोबारा से आपको। गवर्नर जनरल की परिषद में चौथे सदस्य के रूप में कानूनी या विधि सदस्य के रूप में शामिल किया गया, जो क्या था? लॉर्ड मैकाले। और यही लॉर्ड मैकाले एजुकेशन को बाद में अपने सुझाव देगा। 1835 में लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत में अंग्रेजी शिक्षा को इसी की रिपोर्ट पे प्रमोट करेंगे। इसीलिए कहा जाता है कि मैकाले की शिक्षा पद्धति हम लोगों के लिए अभी तक गले की फांस बनी हुई है। चार्टर अधिनियम 1853, 1857 में आपको सबको पता है द ग्रेट इंडियन रेवोल्यूशन होगा, भारत की महान क्रांति होगी और उस क्रांति से कंपनी का शासन पूरी तरह से उखड़ जाएगा। तो इसके 1853 के द्वारा क्या हुआ? विधि निर्माण हेतु केंद्रीय विधान परिषद की स्थापना कर दी गई। अब तक तो जो कंपनी का गवर्नर जनरल था वही विधान सब विधि वही बना रहा था, लेकिन भारतीय लगातार सक्रिय हो रहे हैं, इसलिए केंद्रीय विधान परिषद की स्थापना कर दी गई। और सिविल सेवकों की भर्ती हेतु खुली प्रतियोगिता का शुभारंभ कर दिया गया। और अभी तक ये प्रतियोगिता यहां से शुरू होकर 1853 से कहां होगी? लंदन में होगी। अभी तक तो सिविल सेवक ऐसे ही भरे आते थे, चाचा का लौंडा आजा बेटे, ताऊ का फुप्पी का आजा, ऐसे ही भरे आते थे। लेकिन अब सिविल सेवाओं के लिए खुली प्रतियोगिता होगी, जो भारत में एडमिनिस्ट्रेटर होंगे उनके लिए। तो हमने कंपनी के अधीन जो अधिनियम पारित हुए हैं उनको लेके एक कोर फैक्ट्स देख लिए। अब चलते हैं सवालों को धुआं करेंगे। अब इनमें कुछ नहीं है, तो मैं हलवा लगेंगे। मास्टर ने सारे सवालों का निचोड़ बता दिया। देखो,
सबसे पहले निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया? मास्टर हमको पता है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। और कोई हमसे पूछे किस वर्ष स्थापना हुई तो याद रखना तब 1774 मानोगे, 1773 नहीं। और इसके मुख्य न्यायाधीश का क्या नाम था? लॉर्ड एलिजा इम्पे। ठीक। पिट्स अधिनियम से क्या हुआ है? नियंत्रण परिषद की स्थापना हुई है, नियंत्रण परिषद की स्थापना हुई है। ठीक है, वैसे भी ध्यान रखने के लिए ध्यान रख लेना, पिट मतलब पीट पीट के ही तो किसी पर नियंत्रण करते हैं, तो नियंत्रण परिषद पिट्स अधिनियम से आई है। फिर चार्टर एक्ट 1813 से एकाधिकार समाप्त किए गए, अभी आगे सब देखेंगे। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही है ना? यूपीआरओ का एग्जाम है, प्री जो री एग्जाम हुआ है 2016 वाला, यानी अभी रिसेंट वाला ही एग्जाम है। अच्छा, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा की गई। बिल्कुल सही बात है, कलकत्ता में की गई है, रेगुलेटिंग एक्ट से की गई है। लेमेतेयर इस न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे ना, एलिजा इम्पे। बार बार याद करते हैं, स्टेटमेंट 2 गलत हो जाएगा। हमसे पूछा है सही उत्तर का चयन कीजिए, तो केवल एक क्या होगा इसका सही आंसर हो जाएगा, ओनली 1। आगे चलते हैं सूची 1 और सूची 2 में। अब देखो ये बढ़िया सवाल है, ऐसे सवाल अच्छे सवाल होते हैं, है ना। इसमें एक ही प्रश्न के माध्यम से आपसे पूरी समस्त जानकारी पूछ ली गई। जैसे नियंत्रण परिषद, तो किसी को कब नियंत्रण में रखोगे? सर पीट पीट के नियंत्रण में रखेंगे, मतलब पिट्स इंडिया एक्ट देखो कहां है। जैसे ही आपने देखा पिट्स इंडिया एक्ट, यानी ए का दूसरा होगा, ए का दूसरा इसमें नहीं, ए का दूसरा इसमें नहीं, यानी इसमें है और इसमें है, 2 ऑप्शन। एक भी सूची वाले सवालों की सबसे अच्छी बात क्या होती है, हालांकि अभी पीसीएस 25 के पैटर्न को छोड़ दिया जाए तो 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो जाते हैं। ठीक, चलो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना बार बार पढ़ते आ रहे हैं। मास्टर कैसी बातें कर रहे हो? नियामक अधिनियम या रेगुलेटिंग एक्ट 1773 कहां हुई है? कलकत्ता। बी का पहला होगा, यहां चौथा है, ये भी खत्म, बचा ये ऑप्शन नंबर बी आंसर हो गया। मैं आगे देखूंगा ही नहीं, लेकिन फिर भी देख लेता हूं। इंग्लिश मिशनरियों द्वारा भारत में कार्य करने की अनुमति, इंग्लिश मिशनरियां कहे 1 लाख रुपया शिक्षा पे कहे, कब? 1813। एक नंबर याद रख लेना 1813 का, 13 और 33 में कंफ्यूजन होता है, तो 13 मतलब 1 लाख और वहां पे 1 है, तो 1813 में मतलब इसके सामने ठीक है, तो सी का तीसरा ठीक है। गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य आ गया 1833 में, बेंटिक चाचा ले आए उसको कि आजा बेटे, है ना, बुला लिया। और 35 में फिर इसी की सिफारिश पे शिक्षा अधिनियम लागू करेंगे, आगे चल के शिक्षण व्यवस्था का चेंज करेंगे। तो डी का क्या होगा? 4। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किनसे भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी? भारत में जो एजुकेशन है वो इंग्लिश ओरिएंटेड कैसे होना शुरू हुई? संस्कृत प्रधान देश, संस्कृत की भाषा, संस्कृत चीजों को हम लोग पढ़ने समझने वाले, हिंदी के रूप में बोलने वाले, अंग्रेजी कैसे बन गए? तो 1813 का जो चार्टर अधिनियम आया उसने क्या करा? 1 लाख रुपए एजुकेशन पे वार्षिक, और वो कौन सी एजुकेशन? इंग्लिश एजुकेशन, है ना। गुंडई है, मतलब जैसे जो थोड़े से, मतलब मुझे कहना नहीं चाहिए, गुंडा टाइप लोग होते हैं, वो क्या करते हैं समाज सेवा के नाम पे कुछ जरूर करेंगे, तो ये समाज सेवा दिखा रहे हैं कि 1 लाख रुपए एजुकेशन पे खर्च कर रहे हैं। इमेजिन। चलो, लेकिन अंग्रेज बना रहे हैं। जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823 तक ये 1 लाख रुपए महीना खर्च, 1 लाख रुपए साल खर्च ही नहीं हो रहा था, तो पब्लिक इंस्ट्रक्शन कमेटी बन गई कि भैया कुछ तो करो। इसमें कुछ आंग्लविद थे, मतलब जो अंग्रेजी शिक्षा के समर्थक थे, कुछ प्राच्यविद थे जो प्राचीन शिक्षा के, प्राचीन भारतीय भाषाओं के समर्थक थे, है ना, तो ये भी ठीक है। और प्राच्य और आंग्लविद विवाद, ये भी ठीक है। बाद में चल के 1835 में ये सॉल्व होगा, जब लॉर्ड मैकाले जो 1833 में आया है उसके सजेशंस को लॉर्ड विलियम बेंटिक मान लेंगे तब। तो ये तीनों ठीक है। तो अंग्रेजी शिक्षा की नींव ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव इन तीनों चीजों से पढ़ी। यूपीएससी का पूछा हुआ सवाल है। किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर, ये छोड़ा, बाकी सब एकाधिकार समाप्त कर दिया? तो एकाधिकार आया ना, मतलब जिसमें एक था 1813 के अधिनियम से एकाधिकार समाप्त कर दिया। यही प्रश्न अगर घूम के पूछ ले, वो कहे ब्रिटिश कंपनी का एकाधिकार को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। पूर्णतः अगर शब्द आएगा तो आप 1833 लगाओगे, क्योंकि पूर्णतः में क्या हो जाएगा? चाय और चीन से जो व्यापार हो रहा है वो भी समाप्त हो जाएगा, तब 1833 आंसर होगा। और केवल समाप्त लिखे या ऐसे पूरा क्लियर करके दे तो आप 1813 आंसर लगाओगे। अगले सवाल पे चलते हैं। ब्रिटिश संसद के किस अधिनियम ने भारत में व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया? तो अगर क्लियर कट लिखा होता पूर्णतः समाप्त कर दिया तो आप 1833 पे जाते, लेकिन अगर पूछे एकाधिकार समाप्त कर दिया या क्लियर कट करके पूछे तब आप 1813 पे ही जाओगे। तो रेगुलेटिंग एक्ट 1813 का चार्टर अधिनियम। ठीक, आगे चलते हैं।
स्पीड तो संभवतः नहीं होगी प्रश्न, क्योंकि प्रश्न तो हमें इसी स्पीड में करने पड़ेंगे। बाकी आज की क्लास एक प्रायोगिक क्लास है। आप लोग कहेंगे कि सर फैक्ट्स पढ़ाइए, तो मैं पढ़ाता चलूंगा साथ में। कोर फैक्ट्स, प्रश्न कोर, ये अच्छा तरीका है। मेरा मानना है कि रिवीजन भी होता है और कोर फैक्ट्स भी आपको ध्यान में आते हैं। जिनको नहीं देखना है वो आगे बढ़ा के देख सकते हैं, वो भी तरीका है। आप कहेंगे कि नहीं सर प्रश्न ही प्रश्न कराइए, तो मास्टर आपका सेवक है, जैसे आप कहेंगे वैसे कराता चलेंगे। चलिए अगला सवाल यूपीएससी का सवाल है, मल्टी स्टेटमेंट सवाल है। ऐसे क्वेश्चन हमें ध्यान से पढ़ने चाहिए जो मल्टी स्टेटमेंट हो, क्योंकि इनमें बहुत, मैं आपको तरीका भी बताता चलूंगा कि कहां से हमें ऑप्शन उड़ा देना है। 1813 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिपत्य को चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर समाप्त कर दिया। यही तो इसकी मेन बात थी। सर कतई ठीक है, मतलब एक तो होना ही चाहिए, तो ऑप्शन ये नहीं होगा, कम से कम एक कट गया। इसने कंपनी द्वारा अधिकार में लिए गए भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश राज की संप्रभुता को सुदृढ़ किया। अब देखो यहां क्या होगा, बहुत सारे लोग गड़बड़ा जाएंगे। ब्रिटिश राज की संप्रभुता, ब्रिटिश राज की संप्रभुता तो इतना, अबे यो नहीं कह रहा कि ब्रिटिश राज के अंतर्गत लिया ना, वो कह रहा है ब्रिटिश संप्रभुता को दृढ़ किया। दृढ़ तो करेगा, कंपनी के अधिकार काट रहे हैं। मान लो मैं हूं, मैं तुम्हारे अभी पर काटने लग जाऊं तो मेरा अधिकार तुम पे दृढ़ हो गया ना, तो ब्रिटिश संप्रभुता को सुदृढ़ किया, ये बात सही है। ये कहता कि ब्रिटिश कंपनी का स्थान ब्रिटिश क्राउन ने ले लिया, तब गलत होता। तो ये भी स्टेटमेंट सही हो जाएगा, मतलब एक के साथ दो भी होना ही चाहिए, ये भी खत्म। भारत का राजस्व ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया। ध्यान रखना, राजस्व बड़ा मैटर होता है। किसी को आपको गोला मारना है, गाल पे चाटा मारना है, धीरे धीरे मारोगे, होले होले पहले यूं करके करोगे, फिर सटाक रखोगे, तो कंपनी से एकदम राजस्व, तो पैसे का मामला है भाई, लड़ाई हो जाएगी, भाई भाई में हो जाती है, ये तो कंपनी है। तो कंपनी का राजस्व कब नियंत्रण में आएगा? यह आएगा 1858, 1857 की क्रांति के बाद। तो तीसरा नहीं होगा, मतलब केवल एक और दो आंसर होंगे। तो इस प्रकार के प्रश्न आपके समझ को चेक करते हैं, आपको सब विषयगत समझ कितनी है उसको चेक करते हैं। अच्छे सवाल हैं, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में हिस्सा लेना संभव बनाया? तो देश के प्रशासन में हिस्सा लेना संभव बनाने वाली बात हो रही है, तो ये 1833 के चार्टर अधिनियम, 1833 1853 53 से सिविल सेवाओं की शुरुआत हो गई है, तो सिविल सेवाओं की शुरुआत के समय से मानेंगे 1853, ठीक, प्रशासन में हिस्सा लेना। चलिए ये आपके लिए एक छोटी सी सूचना, यदि आप इलाहाबाद हाईकोर्ट आरओ की तैयारी कर रहे हैं तो आप डिकोड एग्जाम के साथ जुड़ सकते हैं। यहां पूरे आरओ में आप सबको पता है डिकोड एग्जाम का मतलब कोई तोड़ नहीं है। ये बात मुझे कहते हुए गर्व भी महसूस होता है कि आरओ के एग्जाम पे हम लोगों की पूरी कमांड है। प्रश्न कहां से आएगा, इवन मेंस में तो हम सब कुछ प्रेडिक्ट करने में सक्षम है कि ऐसे आपके कहां से आएंगे, इतने कर लीजिए कर लीजिए। तो यदि आप चाहते हैं कि पूरे तरीके से हाई कोर्ट आरओ का नोटिफिकेशन जल्दी ही आता होगा, आज तक जब तक मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तब तक नहीं है, तो यदि आप चाहते हैं कि आप शानदार तरीके से इलाहाबाद हाई कोर्ट की तैयारी करें, जिसमें आपको प्रॉपर पाठ्यक्रम के अनुसार लेक्चर मिले, हिंदी व्याकरण, अंग्रेजी व्याकरण, मतलब पूरे पीवाईक्यू वगैरह सब कुछ आपको इसमें मिले, प्लस टेस्ट सीरीज भी इंक्लूडेड है ना, टेस्ट सीरीज भी इंक्लूडेड है। टेलीग्राम पे हम लोग डेली प्रैक्टिस कराते हैं, तो बहुत नॉमिनल फीस में आप लोग इसमें जुड़ सकते हैं। आप ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो इन नंबरों पर कॉल करके बात कर सकते हैं। आगे चलते हैं, अब हम आगे ब्रिटिश ताज के शासनाधीन पारित अधिनियम। ब्रिटिश ताज मतलब अब 1857 की क्रांति हो गई और 1858 के से जो अधिनियम आने शुरू हुए हैं, 58 में आया, 61 में आया, 92 में आया, 9 में आया, 19 में आया और 35 में आया। उन अधिनियमों में क्या क्या था, उन्होंने भारत के संविधान में क्या क्या योगदान दिया, तो उसकी तरह ही इसको भी फटाफट से देख लेते हैं, इसके कोर फैक्ट्स। 1858 का अधिनियम आया तो उसमें क्या हुआ, देखो रिकॉल करो, रिकॉल करा रहा हूं। बीजीजी से जो छोटी बीजी थी उससे बीजीजी कब बना? बंगाल के गवर्नर से बंगाल का गवर्नर जनरल कब बना? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से। बीजीजी से बड़ी जीजी कब बनी, मतलब भारत का गवर्नर जनरल कब बना? 1833 के एक्ट से। यहां कौन था? वारेन हेस्टिंग्स था। यहां कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक था। तो पहला गवर्नर बना, हम हेट करते थे, और छोटी बीजीजी से बड़ी बीजीजी बनने में वेट करना पड़ा, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक। अब 1858 में क्या हुआ, ये बीजीजी खत्म होके अब वायसराय बन गया, अब वी बन गया, केवल वी है ना, केवल विक्ट्री वाला वी, तो वायसराय ऑफ इंडिया बन गया। तो गवर्नर जनरल को वायसराय कहा जाने लगा। भारत के एक राज्य सचिव पद का भी सृजन हो गया, जो ब्रिटेन में रहता था, कैबिनेट मंत्री रैंकर आदमी होता था। अब भारत का शासन कंपनी से छीनकर, कंपनी से कहा तुम पे चल नहीं रहा, नलायकों, खराब करवा दोगे सब कुछ, ब्रिटिश शासन के अधीन दे दिया गया। और ब्रिटिश शासन अब
एवं है दादा, तो उन्होंने बताया कि अब हम शासन करेंगे, इस प्रकार की चीज। ठीक, चलिए फिर तो यहां से आप यही बात 3 याद रखेंगे। फिर भारत परिषद अधिनियम 1861 आया। 1861 से वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति। देखो 2 सवाल आते हैं, एक प्रश्न का फॉर्मेट आपसे यहां से 2 प्रश्न बनेंगे। एक प्रश्न का फॉर्मेट पूछेगा वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति कहां से मिली, तो आप 1861 का अधिनियम लगाओगे। एक पूछे भारत के राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अधिनियम से प्रेरित है, सवाल को गौर करना। वायसराय को अध्यादेश 1861, भारत के राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति कहां से प्रेरित है, तो वो 1935 वाले अधिनियम से प्रेरित है। दोनों शब्द में कंफ्यूजन है, दोनों के प्रश्न आ चुके हैं और दोनों के आंसर आयोग ने दिए, इसलिए बता रहा हूं, ध्यान रखना। ठीक, चलो। और 1861 के अधिनियम में एक और बात शुरू हुई, पोर्टफोलियो सिस्टम के लिए। पोर्टफोलियो सिस्टम के लिए 1861 वाला अधिनियम फेमस है। व्हाट इज पोर्टफोलियो सिस्टम, तो जैसे आज पोर्टफोलियो बढ़ता है ना कि एजुकेशन मिनिस्ट्री, रक्षा मंत्रालय, ये इस प्रकार का पोर्टफोलियो सिस्टम 1861 में आया। विकेंद्रीकरण की शुरुआत हुई क्योंकि पोर्टफोलियो बांट रहे हैं। भारत परिषद अधिनियम 1892 आया। तो एक सवाल पूछा जाता है बजट पे बहस करने का अधिकार किस अधिनियम के तहत दिया गया, वो ये। बहस में भी 6 दिन की पूर्व सूचना पे सिर्फ प्रश्न पूछ सकते हो, पूरक प्रश्न नहीं। हमने कहा जी तुम्हारा नाम क्या है, तुमने कहा जी चुन्नू लाल, तो चुन्नू लाल तुम्हारा नाम क्यों है, ये प्रश्न नहीं पूछ सकते। 6 दिन पहले बताना पड़ेगा क्या सवाल पूछोगे, 6 दिन है। केंद्रीय विधान परिषद के भारतीय सदस्यों को वार्षिक बजट पर बहस करने का, प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। पूरक प्रश्न का अधिकार नहीं है, ना ही मतदान का अधिकार है, ये दोनों बात याद रखना। फिर भारत परिषद अधिनियम 1909 आया। इसके तहत इसको मार्ले मिंटो, देखो 2 हैं, एक 1909 का अधिनियम है, एक 1919 का अधिनियम है। तो इनमें से बड़ा कौन, ये 1919, तो ये क्या होगा, मॉन्टेक्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम। और 1909 छोटा, तो छोटा वाला नाम मार्ले मिंटो सुधार। इसके तहत क्या हुआ, पृथक निर्वाचन पद्धति इंट्रोड्यूस हुई 1909। और हम क्या कह रहे हैं पृथक निर्वाचन को, नो भाई यो चीज खराब है, नो। तो पृथक निर्वाचन मुस्लिम्स के लिए दिया गया 1909 के अधिनियम पे। आगे आ जाते हैं। इसके बाद क्या है, इसके बाद हमसे पूछा गया है अगला अधिनियम जो है वो है भारत शासन अधिनियम 1919। तो इसको क्या कहते हैं, मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम, इसको बोलते हैं मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड। तो बड़ा ये और बड़ा वो। केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्था, प्रांतों में द्वैध शासन। देखो 2 पूछे जाते हैं, द्वैध शासन पूछेगा। प्रांत में कब आया, तो प्रांत छोटा, तो छोटा वाला साल 1919 में आया। केंद्र में कब आया, केंद्र बड़ा, तो बड़ा वाला साल 1935 में आया। इसके सिवा, द्वैध शासन के सिवा बाइकैमरलिज्म इंट्रोड्यूस हो रहा है, द्विसदनात्मक व्यवस्था इंट्रोड्यूस हो रही है। तो प्रांत में द्वैध शासन आया है, लेकिन संघ में, सेंटर में द्विसदनात्मक विधायिका बन जाएगी। जैसे आज आपकी विधायिका लोकसभा राज्यसभा है ना, ऐसे ही द्विसदनात्मक विधायिका बन जाएगी। केंद्र में 1935 में केंद्र में द्वैध शासन आ रहा है, लेकिन प्रांतों में द्विसदनात्मक व्यवस्था हो जाएगी, बाइकैमरलिज्म प्रांतों में आ जाएगा। यह बात यहां से ध्यान रखना। विषयों को 2 भागों में बांटा गया है, आरक्षित और हस्तांतरित। आरक्षित विषयों पे प्रांत रेगुलेशन बनाएंगे, हस्तांतरित विषयों पे सेंटर बनाएगा। भारत शासन अधिनियम 1935, इसने भारत को एक अखिल भारतीय संघ के रूप में संघात्मक सरकार की स्थापना करी, प्रांतों में द्वैध शासन की समाप्ति करी और केंद्र में द्वैध शासन की शुरुआत। तो द्वैध शासन वाला प्रश्न आपसे खूब पूछा जाता है। केंद्रीय बैंक और संघीय न्यायालय की, संघीय न्यायालय बनाएगा, केंद्रीय बैंक बनेगा जिसको रिजर्व बैंक भी कह सकते हैं। बर्मा भारत से अलग होगा, और बर्मा भारत से अलग कब हुआ, 1937 में, ईयर पूछे तो, और किस अधिनियम के तहत, तो 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत। सिंध और उड़ीसा नामक 2 नए प्रांत भी गठन किए गए 1935 के तहत। अब आ जाते हैं सवालों पे। ठीक, चलो शुरुआत करते हैं। प्रश्न क्या क्या है, भारत परिषद अधिनियम 1861 के संबंध में छत्तीसगढ़ पीसीएस में थोड़े बदतमीज टाइप के सवाल आते हैं ना, कुछ भी पूछते हैं। खैर हमें क्या, अपन को तो सवाल करने से मतलब है। भारत परिषद अधिनियम 1861 के संबंध में निम्नलिखित में से पढ़कर सही विकल्प चुनिए। इस अधिनियम के फलस्वरूप गवर्नर जनरल की कार्यपालिका परिषद में कुल सदस्यों की संख्या 7 हो गई, 6 हुई है, ना कि 7। पहला स्टेटमेंट गलत। ठीक, तो पहला गलत, तो ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, कौन से सही है। विधि निर्माण के लिए अतिरिक्त सदस्यों की संख्या में कम से कम 6 और अधिकतम 12 कर दी गई, कम से कम 6 और अधिकतम 12 कर दी गई। प्रांतीय और केंद्रीय विषयों में किसी तरह का भेदभाव नहीं रखा गया। हाउ इज इट पॉसिबल कि प्रांतीय और केंद्रीय विषयों में किसी तरह का भेदभाव ही ना रखा जाए। तो 2 और 1 और 3 कंफर्म गलत हैं, मतलब केवल 2 सही हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे चलते हैं।
भारत परिषद अधिनियम 1892 के संबंध में निम्नलिखित कथनों को पढ़कर सही विकल्प चुनिए। इसको 20 जून 1892 को लागू किया गया। देखो ये कोर फैक्ट का सवाल है, ये शैतान सवाल है। ऐसे सवाल आप पूछोगे क्या मतलब है, बच्चा तारीख याद करे, इतनी तारीख को लागू हुआ, इतनी मतलब आप सिविल सेवक बना रहे हो कि मेमोरी वाला आदमी बना रहे हो। खैर ये 20 जून को पास हुआ था लेकिन अप्लाई हुआ, मुझे भी नहीं पता था, मुझे भी पढ़ के बाद में पता चला है ना, बाद में मैंने ध्यान किया। 3 फरवरी 1893 को ये बाद में इंप्लीमेंट हुआ है, लागू हुआ है। तो स्टेटमेंट एक गलत है। एक और बहुत बढ़िया बात, सवाल तो है लेकिन आंसर ही नहीं है, गलत सवाल है। देखो कुल 24 सदस्यों में गैर सरकारी सदस्यों की संख्या 5 थी। व्हाट इज गैर सरकारी सदस्य? जैसे आज गैर सरकारी चीज होती है जो कंपनी का एम्प्लॉय ना हो वो गैर सरकारी होगा। सरकार क्या है? कंपनी का कोई भी आदमी सरकार है, जो कंपनी का आदमी ना हो वो गैर सरकारी है। तो भाई 24 में से क्या गैर सरकारी केवल 5 ही लोग हैं? समय कब का चल रहा है? 1892। कांग्रेस स्टैब्लिश हो चुकी है, कांग्रेस हर साल लेटरबाजी कर रही है, तो ना, तो ये कॉमन सेंस से आप इसको गलत कर सकते हो। सदस्यों को पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। ये तो बात हम पढ़ते ही हैं कि भाई 1892 में खाली बजट में प्रश्न पूछने का अधिकार था, चचा पूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते, केवल प्रश्न, और प्रश्न भी 6 दिन के पूर्व नोटिस पे। यहां 14 दिन नहीं है, 6 दिन के पूर्व नोटिस पे। ये बात आप याद रखोगे तो ये भी गलत। हमसे पूछा है कौन सा सही है, भाई एक को सही ना इनमें से, तो इनमें इसका आंसर हो जाएगा कौन सा सही है, यहां होना चाहिए कौन सा सही नहीं है। तो प्रश्न टफ बनाओ लेकिन कम से कम प्रश्न तो सही बनाओ। हमारा काम स्टेट सही गलत करना नहीं है, हमारा काम प्रश्नों का पोस्टमार्टम करना है। तो ये क्या हो जाएगा? तीनों स्टेटमेंट गलत है, सही सही मैंने आपको बता दिया। चलो, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद पर बजट पर बहस करने की शक्ति मिली? तो सिंपल, बजट पर बहस करने की शक्ति पूछे 1892, पूरक प्रश्न ना, और बजट पर भी प्रश्न पूछ सकते हैं कब? 6 दिन के पूर्व नोटिस से। 1861 में क्या? वायसराय को अध्यादेश और पोर्टफोलियो सिस्टम 1861 से। 1909 में अभी आगे आएंगे, हम देखेंगे कि पृथक निर्वाचन पद्धति दे दी, फिर 1919 से प्रांतों में द्वैध शासन वगैरह। ठीक, चलिए। ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा की गई? तो पहली बार सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की जा रही है 1909 वाले अधिनियम में। मुस्लिम्स को मार्ले मिंटे सुधार में, अब देखो यहां भी समझो, मार्ले मिंटे सुधार में मुस्लिम को पृथक निर्वाचन दे दिया है। अच्छा, गोलू भाई कह रहे हैं सर पृथक निर्वाचन क्या होता है, यो बताओ। पृथक निर्वाचन पद्धति ये होती है कि 50 सीटें, मान लो आज आपके लोकसभा की टोटल सीटें हैं, उत्तर प्रदेश से ले लेते हैं, लोकसभा की सीटें हैं 80। अब हमने से कह दिया इनमें से पृथक निर्वाचन पद्धति द्वारा 20 सीटें मुस्लिम्स के लिए आरक्षित कर दी गई। इसका मतलब यह है आरक्षण अलग है, मुस्लिम को आरक्षण देना अलग बात है कि उस सीट पर मुस्लिम कैंडिडेट खड़ा होंगे वो ठीक है, लेकिन पृथक निर्वाचन में क्या है कि खड़े भी मुस्लिम होंगे और वोट भी मुस्लिम देंगे, है ना। या महिलाओं के लिए आरक्षित कर दे, तो आरक्षित करना दूसरी बात है कि कैंडिडेट महिला होगी, लेकिन पृथक निर्वाचन में क्या था कि कैंडिडेट भी महिला होगी, वोट भी महिला देंगे। यह बात खतरनाक थी भाई, यो गुजारा नहीं था। खैर, अब हो लिया तो हो लिया। फिर 1909 में इस पृथक निर्वाचन को और आगे बढ़ाया। किस किस को दिया? याद रखना पूछता है, सिखों को दिया, ईसाइयों को दिया, 1919 के बाद सिखों को दिया, ईसाइयों को दिया। इसके सिवा 1909 में किसे दिया है? जो एंग्लो इंडियंस हैं प्लस यूरोपीय जो भारत में रह रहे हैं उनको पृथक निर्वाचन दिया। आप समझो, 4 लोगों को, सिख, ईसाई, एंग्लो इंडियन और यूरोपीय। और आगे बढ़ गए 1935 में महिला और दलितों को दे दिया, दलितों को दे दिया पृथक निर्वाचन, है ना, महिला और दलितों को। तो क्या मतलब है कि पूरी तरह से पृथक निर्वाचन द्वारा मतलब टुकड़े टुकड़े टाइप से कर दो कि आपस में लड़ जाएं। तो ये भी आपसे पूछे जाते हैं अलग अलग किस किस को दिया गया, तो ये भी आप ध्यान में रखना। अपना काम प्रश्नों का पोस्टमार्टम करना, तो हम सब बताते चल रहे हैं। 1909 के अधिनियम संबंधित था किससे? तो पृथक मताधिकार लागू करने से 1909 का अधिनियम था। विकेंद्रीकरण 1800 और 1909 में हो गया है, द्वैध शासन 1919 और 35 में होगा। तो अभी आगे देखेंगे। ठीक, चलिए। निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना हुई? तो किस अधिनियम से हो रही है? 1935 वाले से। हो कब रही है? 1937 में। ये बात ध्यान रखोगे, किससे हुई है तो उपयोग में से कोई नहीं। संघीय न्यायालय किससे बनेगा? 1935 वाले से। ठीक है, आगे चलते हैं। यहां प्रश्न आपके ये भी लिखे हुए हैं कि किस परीक्षा के प्रश्न है, ताकि आपको स्तर पता चलता रहे प्रश्नों का, आपको ये ना लगे कि मास्टर टल्ल पहन रहा है। और मल्टी जो रिपीटेड प्रश्न है वो मैं इसलिए लगा के लाता हूं ताकि आपको ये दिमाग में रहे कि रिपीटेड वाले प्रश्न कितनी बार पूछे जा रहे हैं, बार बार कैसे पूछे जा रहे हैं। चलिए,
तो भारत का संघीय न्यायालय निम्नलिखित में से किस वर्ष स्थापित किया गया? अब इसमें यह पूछा है आपसे किस वर्ष स्थापित किया गया। अधिनियम पूछता है तो अपन लगाते थे 1935, लेकिन हमसे डायरेक्टली साल पूछा है तो 1937 1937 में संघीय न्यायालय स्थापित किया। अगला प्रश्न, केंद्र में द्वैध शासन, देखो बार बार मैंने आपको बताया डायरकी है और बाईकैमरलिज्म है, दो चीजें हैं, फिर से क्लियर कर दे रहा हूं। देखो द्वैध शासन की बात अगर करें, द्वैध शासन की बात करें तो ध्यान रखना केंद्र प्रांतों में जो हुआ है, प्रांत में हुआ है 1919 में और केंद्र में हुआ है द्वैध शासन 1935 में। वहीं अगर बाईकैमरलिज्म की बात करें, द्विसदनात्मक व्यवस्था बाईकैमरलिज्म, वो इसका उल्टा है। केंद्र में हुआ है 1999 में और प्रांतों में हुआ है 1935 में। ये दोनों बात आप याद रखेंगे क्योंकि दोनों बातें महत्वपूर्ण हैं। तो द्वैध शासन देखना था तो बोले पहले छोटे स्तर पे देख लो, प्रांतों में देख लो, सही चलेगा तो अपन बाद में ले आएंगे, ऊपर ले आएंगे, ऐसे करके हमने सोचा। तो ऐसे करके उन्होंने सोचा, अपन ध्यान रख सकते हैं। केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया? वेरी सिंपल, 1919 के भारत शासन अधिनियम। और 1919 के भारत शासन अधिनियम से किसको पृथक निर्वाचन दिया गया? अगर पूछ ले, सिख, ईसाई, यूरोपीय, आंग्ल भारतीय, इन सबको। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया? क्या पूछा है केंद्र में? पीछे क्या पूछा था? केंद्र में, अच्छा केंद्र में पीछे ही पूछा था, माफ कीजिए, पीछे केंद्र में पूछा था। तो केंद्र में अगर द्वैध शासन की बात है तो वो भारत सरकार अधिनियम 1935 से, प्रांतों में पूछेगा तो 19 से। केंद्र में द्वैध शासन कहां स्थापित किया गया? 1935, 1935 के भारत शासन अधिनियम से केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था स्थापित की गई। आगे चलते हैं। 1919 के भारत शासन अधिनियम में निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषताएं हैं? इस प्रकार के प्रश्न अच्छे प्रश्न होते हैं, मल्टी स्टेटमेंट है, आपकी नॉलेज चेक करते हैं, फैक्ट्स एज बेस एज आप किस प्रकार से एनालाइज प्रश्न को कर पा रहे हैं। सबसे पहले, प्रांतों की कार्यकारिणी को सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था। अब देखो 1919 कह रहा है, प्रांतों में द्वैध शासन कह रहा है, मतलब स्टेटमेंट एक आपका क्या है? सही है। मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति कब शुरू हुई? 1909 में, ना कि 1919 में। तो 1919 के हिसाब से ये गलत हो जाएगा। केंद्र में प्रांतों को विधायिनी शक्ति का हस्तांतरण, तो प्रांतों को विधायिनी शक्ति का हस्तांतरण तो हुआ है भाई, तभी तो प्रांतों में द्वैध शासन आया है ना। तो ये भी ठीक है, मतलब दूसरा गलत, तो ये गया, बचे 1 और 3, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय इतिहास के संबंध में द्वैध शासन सिद्धांत किसे निर्दिष्ट करता है? व्हाट इज डायरकी? द्वैध शासन क्या है? द्वैध शासन बेसिकली क्या है कि जो विधायी विषय हैं, मतलब ऐसे विषय जिन पर विधान बनेगा, जिन पर नियम कानून बनेगा, उनको दो पार्ट्स में बांट दिया। एक हस्तांतरित विषय, मतलब जिसको नीचे हस्तांतरित कर दिया कि भैया तुम बना लो, ट्रांसफरेबल सब्जेक्ट्स जो हैं। दूसरे आरक्षित विषय, मतलब जिन पर सिर्फ अपन ही कानून बनाएंगे, आरक्षित विषय और हस्तांतरित विषय, इन दो टाइप्स में कैटेगराइज कर देना, दैट इज डायरकी। तो देखो क्या है व्हाट इज डायरकी आपसे पूछा है। केंद्र विधानमंडल का 2 सदनों में ना, ये क्या है? ये बाईकैमरलिज्म है, द्विसदनात्मक व्यवस्था है। 2 सरकारें अर्थात केंद्रीय और राज्य सरकारों को शुरू किया जाना ना। 2 शासक समुच्चय, एक लंदन और दूसरा ना। प्रांतों के प्रत्यायोजित विषयों को 2 प्रवर्गों में बांटना, कौन कौन से? हस्तांतरित और आरक्षित। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का 19 का सही आंसर होगा। आगे चलते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1919 में प्रांतीय सरकार के कार्य आरक्षित और हस्तांतरित विषयों के अंतर्गत बांटे गए थे। निम्नलिखित में से कौन से आरक्षित विषय थे? आरक्षित विषय जो महत्वपूर्ण विषय है, जिनको आरक्षित विषय को अपने लिए आरक्षित रख लिया कि भाई बनाएगा इन पे तेरा कानून, इन पे तेरा भाई कानून बनाएगा, यो मेरे लिए रिजर्व है। हस्तांतरित मतलब तुमको ट्रांसफर कर दिया कि तुम कानून बनाओ। अब जो इंपॉर्टेंट विषय है, रक्षा मामला हो गया, लड़ाई झगड़ा हो गया, पैसे का मामला हो गया, न्याय व्यवस्था हो गई, ये सब आरक्षित विषय है। प्रांतों को तो चूरन चटनी दे दिया, बोले तुम बना लो। तो देखो कौन कौन से आरक्षित विषय है। न्याय प्रशासन बड़ा विषय है, आरक्षित विषय होगा। बात समझ में आ रही है? स्थानीय स्वशासन छोटा है, भू राजस्व पैसा है ना,
क्या चीज है? पैसा। तो पैसे का तो मेन मैटर पैसे का ही है, ये भी आरक्षित विषय होगा। पुलिसिंग भी आरक्षित विषय होगा। तो आरक्षित स्थानीय स्वशासन नीचे दे दिया प्रांतों को कि तुम मैनेज करो, यानी 1 3 4 2 किसमें नहीं है, 2 इसमें है, ये है, ये है, 1 3 4 ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। यूपीएससी प्राय ऐसे मल्टी स्टेटमेंट प्रश्न आपसे पूछता है जिसमें आपका पूरा आपका सिस्टम चेक कर लिया जाए। किस अधिनियम ने प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली की स्थापना की? प्रांतों में द्वैध शासन 1919, सेंटर में द्वैध शासन, केंद्र में द्वैध शासन 1935 का अधिनियम। दोनों बातें याद रखोगे आप। भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनात्मक कब हुई? प्रश्न पूछ लिया, बाइकैमरलिज्म से पूछ लिया। तो प्रांतीय, अब देखो भारतीय विधान पालिका पूछ रहा है, मतलब संघ वाली विधान पालिका की बात हो रही है। और संघ में द्वैध शासन कब आया है? जब संघ में द्विसदनात्मक व्यवस्था कब आई है? जब प्रांतों में द्वैध शासन आया है, यानी 1919 के अधिनियम द्वारा प्रांतों में तो प्रांतों में द्वैध शासन आ गया और सेंटर में डायरकी आ गई। कंफ्यूजिंग फैक्ट है, आप एक याद कर लो, दूसरा याद रखना अपोजिट है। सबसे सरल याद रखना द्वैध शासन है। बोले पहले प्रांतों में टेस्ट करा 1919 छोटा है, फिर सेंटर में टेस्ट करा 1935 में, और इसका उल्टा है बाइकैमरलिज्म या द्विसदनीय व्यवस्था। तो कंफ्यूज नहीं होना है। केंद्र में कौन सा एक्ट? अब देखो केंद्र में बात हो रही है द्विसदनात्मक, तो केंद्र में द्विसदनात्मक मतलब उल्टा। अब अगर हमसे ये केंद्र में द्विसदनात्मक पूछ रहा है मतलब 1919, और यही प्रांतों में द्विसदनात्मक पूछता तो हम 1935 लगा देते। तो बाइकैमरलिज्म और दोनों बात याद रहेगी। तो केंद्र में किसके द्वारा आया? 1919 के अधिनियम के द्वारा आया। आगे चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कर लेंगे भाई। 1919 के मॉन्टेक्यू चेम्सफोर्ड सुधारों में 21 वर्ष से अधिक आयु की सभी महिलाओं को मताधिकार। अपने यहां तो दिया ना इन्होंने देशों में, भारत के बाद दिया, हमारे यहां क्या दे देंगे? सभी महिलाएं। उसने कह दिया एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट नंबर 1 गलत। जैसे ये गलत, हमसे पूछा है कौन से सही है, ये गया, ये गया। 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में विधानमंडल में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों का प्रावधान किया गया। मैंने आपको बताया 1909 में मुस्लिम्स के लिए, 1919 में सिख, ईसाई जो क्रिश्चियन हैं, फिर यूरोपीय लोग जो हैं, फिर एंग्लो इंडियन जो हैं, इन सब के लिए। और 1935 में किसके लिए दे दिया गया? महिलाएं और दलित, वुमेन्स एंड दलित। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरा हमसे पूछा है कौन सा सही, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। ये एक छोटी सी सूचना आपके लिए, यदि आप 2026 में जो आरओ का एग्जाम आ रहा है, मतलब नोटिफिकेशन टू बी सून है, आ सकता है, पूरी संभावना है। लगभग 400 सीटें सुनने में आ रहा है कि 400 सीटों पे आएगा। जितनी संभावनाएं आपको पता चलती हैं वो सब इन्हीं कोचिंग्स इत्यादि के माध्यम से पता चलती हैं, हम लोगों तक पहुंचती हैं, हम लोग आपको पहुंचाते हैं। खैर, तो ये एक अच्छा सुनहरा अवसर है। अब वैसे भी चुनावी वर्ष है तो आपको पता है वैकेंसी तो आएंगी ही। तो आप अच्छे से अभी से, अगर आप आरओ जैसी नौकरी आपका स्वप्न है और होना भी चाहिए, एकदम 10 to 5 वाली जॉब है, हफ्ते में 5 दिन की नौकरी है, व्हाइट कॉलर जॉब है, इससे शानदार मौका और क्या ही होगा कि आप राजधानी में बैठ के नियम कानून बनाएं। तो ये एक समीक्षा अधिकारी के लिए एक बहुत शानदार बैच है, जिसमें आपको ना केवल सभी विषयों के पूरी तरीके से लेक्चर्स मिलते हैं, बल्कि टेस्ट सीरीज वगैरह ये सब भी आपको मिलती ही हैं। अभी भी हम जो मेंस का प्रैक्टिस कर रहे हैं उसमें लगभग 1000 विद्यार्थी हमारे पास जिनका प्रीलिम्स क्वालिफाई हुआ है। आगे आने वाले समय में जब रिजल्ट आएगा तो आप देखेंगे डीकोड एग्जाम के चमकते हुए सितारों को। खैर, आगे चलते हैं। भारतीय संविधान भारतीय सिविल सेवा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? अच्छा, तो देखो कौन सा सही है। क्या है? भारत सरकार अधिनियम 1919 में भारतीय सिविल सेवा के लिए एक अलग परीक्षा का प्रावधान किया गया जो भारत में होनी थी। ठीक, भारतीय सिविल सेवा में यह बिल्कुल सही है। 1999 में प्रावधान किया गया कि अब भारत में ही परीक्षा होगी। दूसरा, भारतीय सिविल सेवा में 1941 तक भारतीय ज्यादा हो गए थे। क्यों? समय देखो कौन सा है, 1941। सबको समझ में आ रहा है अंग्रेजों की वापसी होनी है, तो अंग्रेज भर्ती होकर यहां क्यों आएंगे निपटने ना, तो भारतीय ज्यादा हो गए। दोनों कथन सही है। कौन सा सही है? 1 और 2 दोनों। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा 120 सदस्यों वाले चैम्बर ऑफ प्रिंसेस की व्यवस्था की गई? चैम्बर ऑफ प्रिंसेस कब आएगा? ये 1909 1919 का अधिनियम। ठीक है, चलिए
तो क्या होगा, इसका आंसर होगा आपका 1919 का अधिनियम। चैम्बर ऑफ प्रिंसेस की जो बात की जा रही है वो 1919 के अधिनियम, जॉर्ज पंचम ने घोषणा की थी इसकी, और 1919 के अधिनियम के द्वारा चैम्बर ऑफ प्रिंसेस। नए किस्म का सवाल है ना, चैम्बर ऑफ प्रिंसेस, तो इसको आप याद रखो। देखिए इसको आप एलिमिनेट कर सकते हो। इसको आप कैसे एलिमिनेट करोगे, 120 सदस्यों वाले चैम्बर ऑफ प्रिंसेस की बात हो रही है, मतलब 120 सदस्य विधायिका में रहेंगे। तो क्या ये 1793 में रह सकते हैं क्या? नहीं, अभी तो कंपनी के अधीन शासन चल रहा है। कंपनी के अधीन इतनी बड़ी चीज कैसे दे देंगे? क्या ये 1853 में हो सकता है क्या? ना, अभी तो कंपनी के अधीन चल रहा है, 58 के बाद आया है। फिर 1909 और 1919, तो इन दोनों में आप जा सकते हो। तो फिर इन दोनों में जाओगे तो जितना बाद में जाओगे उतनी विधायिका में सदस्य संख्या बढ़ रही है, ऐसे ध्यान रखना। ठीक है, चलिए। केंद्रीय विधानसभा का निम्नलिखित में से कौन सा निर्वाचन भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत हुआ? दो बातें याद रखोगे। 1937 का जो निर्वाचन, बहुत अच्छा सवाल है, 1937 का जो निर्वाचन है वो भारत शासन अधिनियम 1935 के अधीन हुआ है ना, जिसने बाद में आप देखोगे 1939 में जिसने पूरी तरह से इस्तीफा दे दिया, है ना, इस्तीफा दे दिया। ठीक है, तो ये जो हुआ है 1935 पे। बाकी 1926 और 1945 दोनों इलेक्शन भारत शासन अधिनियम 1919 के आधार पे हुए हैं। तो क्या हो जाएगा, कौन सा हुआ? ए और सी हुआ है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, ए और सी। भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत भारतीय विधायिका का अंतिम निर्वाचन किस वर्ष आयोजित हुआ? देखो 2020 में एमपीपीसीएस ने पूछा है, और यह प्रश्न कब का है? आरएएस का सवाल है। तो ऐसे इधर उधर से सवाल आपके पूछे जाते हैं। तो लास्ट कब हुआ है? अभी हमने देखा 1935, दो इलेक्शन हुए इससे 1919 वाले से। कौन कौन से? एक तो 1926 का इलेक्शन हुआ है, 1926 का, एक 1945 का। यहां हमसे पूछा है लास्ट कौन सा हुआ, तो 1945 वाला। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब देखो, मैंने आपको पहले बताया था यह सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? कंफ्यूजिंग सवाल है। मेरा काम आपके कंफ्यूजन्स को दूर करना है, आपके कंफ्यूजिंग फैक्ट्स को खत्म करना है। अब यहां पूछ रहा है राष्ट्रपति के अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति, मतलब आर्टिकल 123 की बात हो रही है। अनुच्छेद 123 किससे प्रेरित है? ये अगर पूछे तो भारत शासन अधिनियम 1935। वहीं अगर पूछे वायसराय, साफ लिखे, वायसराय को अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति, वायसराय को अगर अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति पूछे तो आप कितना मारोगे? 1861 का जो अधिनियम आया है उससे। 1861 के अधिनियम से दो चीजें, वायसराय का अध्यादेश और पोर्टफोलियो सिस्टम, ये दोनों चीजें 1861 से आई हैं। ये बात आप ध्यान रखोगे। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से आज अपन कम सवाल करेंगे, 44-45 सवाल हैं। एक एक चैप्टर हमने सोचा है कि चैप्टर वाइज ही कंप्लीट करेंगे। कोई क्लास बड़ी हो जाएगी, कोई क्लास 1 घंटे की लगभग की होगी, तो इसी प्रकार से करेंगे ताकि एक क्लास में एक चैप्टर कंप्लीट हो। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया? संवैधानिक निरंकुशता मतलब इतने कानून बना देंगे, इतने कानून बना देंगे, किसी ने सोची ना होगी, हर चीज पे कानून है, मतलब पूरी तरह से कानून की निरंकुशता, पूरी तरह से सब कुछ कानून से चलेगा। इसके लिए कहा जाता है 1935 का अधिनियम इतना विस्तृत था कि हर चीज के लिए कानून था, मतलब संवैधानिक निरंकुशता की बात कही गई थी। और ऑब्वियस है कानून ब्रिटिश संसद के, ब्रिटिश सरकार के हित में थे, भारतीयों के हित में उस प्रकार से नहीं थे। भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन इनमें से किसमें उल्लिखित योजना के आधार पर था? केंद्र और राज्य में शक्तियों का विभाजन किया गया है 1935 के अधिनियम द्वारा। भारत को एक संपूर्ण एक भारतीय संघ बनाने की बात कही गई थी, जिसमें केंद्र और राज्य में शक्तियों का विभाजन किया गया भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा, 1935। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से एक भारत सरकार अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषताओं में से क्या नहीं था? जहां भी नहीं आए परीक्षा में गोला कर लिया करो, मास्टर गोला कर करके ऐसे ही नहीं बताता है। देखो, इस अधिनियम में अखिल भारतीय महासंघ का प्रावधान था, बिल्कुल ठीक। अवशिष्ट विषय प्रांतीय विधायिकाओं को आवंटित किए गए थे, गलत। क्यों? अवशिष्ट विषय क्या है? फॉर एग्जाम्पल, आज भी 3 प्रकार की सूची है ना, राज्य सूची, संघ सूची, संवर्ती सूची। इनसे कोई भी एक्स्ट्रा विषय आएगा तो उस पर कानून कौन बनाएगा? सेंटर बनाएगा हमेशा, ताकि केंद्र स्ट्रॉन्ग रहे, संघ स्ट्रॉन्ग रहे। इसलिए यहां भी अवशिष्ट विषय प्रांतीय विधायिका को नहीं थे, बल्कि गवर्नर जनरल को थे। किसको? गवर्नर जनरल को। गवर्नर जनरल, है ना, भारत का जो गवर्नर जनरल था, वायसराय था, उसमें निहित थे। तो
ये क्या होगा, गलत हो जाएगा स्टेटमेंट बी। तो यानी यही इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। हमसे पूछा कौन सा नहीं था। प्रांतीय स्वायत्तता का सूत्रपात था, बिल्कुल ठीक है, प्रांतों को कुछ विषय दे दिए गए। इसने प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त करके केंद्र में लागू किया। और प्रांतों में द्वैध शासन 1919, बार बार रिवाइज करा रहा हूं, पागल नहीं है मास्टर, प्रश्न पूछा जाता है इसलिए। और केंद्र में द्वैध शासन किससे लागू किया गया, 1935। और 1935 का ही हमसे पूछा है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, कौन सा नहीं है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की। तो ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वायत्तता कब से मिली, 1935 के अधिनियम से। प्रांतीय स्वायत्तता पूछे, प्रांतों को अधिकार पूछे, प्रांतों को विधायिक शक्तियों का ट्रांसफर पूछे, सब एक ही बात है। नू नाक है मास्टर की, नू पकड़ लो, नू पकड़ लो, ऐसे करके पकड़ लो। ठीक, आगे चलते हैं। एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन भारत में कब लागू किया गया। जैसे ही केंद्र पूछे मास साहब द्वैध शासन, हमारे मास्टर ने बताया पहले टेस्ट कराओ भाई साहब। कहां, 1919 में कहां टेस्ट किया, प्रांतों में। सही चल गया, बोले अब ऊपर भेज दो। 1935 में केंद्र में आ गया, तो केंद्र में 1935, ऑप्शन नंबर सी। आगे चलते हैं। फिर ये एक छोटी सी चीज, फिर से एक भाई मास्टर हैं, ऐड तो करना पड़ेगा, 2 मिनट आपके लूंगा। पीसीएस का अगर आप प्रॉपर तैयारी करना चाहते हैं तो आप डिकोड एग्जाम के फाउंडेशन बैच से जुड़ सकते हैं, जो प्रीलिम्स और मेंस बहुत कम फीस, मुझे लगता है तो शायद 7-8 हजार इसकी फीस रह गई। एक बार आप इन नंबरों पे, ये कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन है, आप इस पे बात कर सकते हैं। इस कोर्स में आपको पूरे रिकॉर्डेड लेक्चर, पीडीएफ नोट्स, सारे प्रश्नों का सॉल्यूशन मिलता है जो पीवाईक्यू है पीसीएस के, उसके साथ साथ मेंस की अलग से कक्षाएं। अब आप मान के चलो कि ज्योग्राफी इसमें मैंने पढ़ाई है, लगभग 75-80 घंटों में ज्योग्राफी पढ़ाई है, तो बहुत डिटेल में पूरा प्रीलिम्स और मेंस ओरिएंटेड मैं हर क्लास में बताता चलता हूं कि ये प्रीलिम्स में, ये मेंस का, इस प्रकार से अन्य विषयों को भी इसी प्रकार से पढ़ाएगा। बहुत डिटेल्ड कोर्स बना हुआ है। और ना सिर्फ हम आपको कोर्स देते हैं बल्कि एक चार्ट प्लान आपको बना के देते हैं कि आपको एक दिन में ये वीडियो करनी चाहिए, जो लगभग आप 7 से 8 महीने में कंप्लीट सिलेबस कर सकते हो अगर आप 3 क्लास डेली कर रहे हो तो इस प्रकार का ये कोर्स है, बहुत शानदार तरीके से बनाया गया है सारे। और इसमें क्या है, कोर्स वैलिडिटी भी 18 मंथ है, 1.5 साल है। आप प्रीलिम्स पास करते हो, मेंस तक हम आपके साथ रहेंगे, मेंस पास करते हो, इंटरव्यू में जाते हो तो पूरी फीस रिफंड। ऐसे वैसे सिस्टम भी इसमें है, तो आप ये सब देख सकते हो। खैर, नाउ फीस ओनली 6000, वाह 6000 फीस है ना। तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, बहुत शानदार तरीके का ये बैच है। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल था। तो अखिल भारतीय महासंघ, भारत को एक संघ बनाने के बाद किसने कही थी, 1935 के भारत शासन अधिनियम ने कही थी। निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम ने भारत में संघीय शासन व्यवस्था, संघीय पूछे, भारत को संघ बनाना पूछे और चाहे सेंटर में द्वैध शासन पूछे, सबका मालिक एक, क्या, भारत सरकार अधिनियम 1935। भाई इतनी दूर तक आ गए और वीडियो देखते देखते तो कक्षा कैसी लग रही है सब बताते चला करो, कमेंट में जरूर बताया करो, क्योंकि आपके कमेंट मोटिवेशन देते हैं। और आजकल जो यूट्यूब पे हाइप वाला बटन है ना, उसको हाइप पॉइंट्स दे दिया करो, ताकि आपको अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो और लोगों को भी सजेशन होगा। तो इस प्रकार की चीजें करते चला करो। आपके कमेंट्स, आपके लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना, ये सब मास्टर में एनर्जी बूस्ट करते हैं। मतलब अच्छा लगता है कि हाँ हम मेहनत कर रहे हैं तो वो ज्यादा दूर तक जा रही है। ये सब काम, जिम्मेदारी आपकी है। आप जितना मुझे चलाना चाहोगे मैं उतनी दूर तक चलूंगा, उतने अच्छे से चलूंगा। बाकी आज की क्लास एक तरह से शुरुआती है, तो आप इसमें कुछ भी सजेशन चाहते हैं कि मास्टर ये और इंक्लूड कर ले भाई, वो भी मास्टर कर लेगा, डोंट वरी। या ये एक्सक्लूड कर दो, वो भी कर देंगे। 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघीय क्षेत्र में अविशेष शक्तियां किसको दी गई, तो ऑब्वियस है अविशेष शक्तियां किसको दी जाएंगी, गवर्नर जनरल को। अभी हमने पीछे एक स्टेटमेंट में देखा था ये प्रश्न, ठीक है। भारत सरकार अधिनियम 1935 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है इसमें, ब्रिटिश भारतीय प्रांतों, देसी रियासतों को मिलाकर एक अखिल भारतीय परिसंघ, याद रखना अंग्रेजी में उसका नाम फेडरेशन है, यूनियन नहीं है, याद रखना, ठीक है, बिल्कुल ठीक। रक्षा और विदेश संबंधी मामलों को परिसंघीय विधान परिषद के नियंत्रण में अधीन रखा गया। देखो, यद्यपि ये दोनों सही हो सकते हैं, लेकिन यूपीएससी ने इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए माना था। उसका क्लैरिफिकेशन ये दिया गया कि भाई ये परिसंघीय नहीं, गवर्नर जनरल के अधीन थी। ये थोड़ा सा मुझे अजीब सा अटपटा सा लगा, क्यों, क्योंकि रक्षा और विदेश संबंधी मामले, अब जैसे आज मैं कह दूं कि विधायी शक्तियां राष्ट्रपति के अधीन है, तो बात तो ठीक है, राष्ट्रपति के अधीन है, लेकिन व्यवहारिक रूप में तो उसको संघीय विधायी का यूज करती है ना, तो उसी हिसाब का ये सवाल है। लेकिन यूपीएससी ने आंसर ओनली 1 दिया था, तो कभी रिपीट हो तो आप इस प्रकार की चीजें ध्यान रखना, ठीक। चलिए, भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत प्रस्तावित संघीय प्रणाली क्या थी, याद रखोगे, भारतीय संघ था, फेडरेशन ऑफ इंडिया था, एफओआई था,
ठीक है, फेडरेशन ऑफ इंडिया था, इस बात को ध्यान रखना। अखिल भारतीय संघ हिंदी में लिखा मिलता है हर जगह, ऑल इंडिया फेडरेशन नहीं था, FOI था, फेडरेशन ऑफ इंडिया था। तो फेडरेशन पहले था, फेडरेशन शब्द को याद रखोगे, फेडरेशन पहले है, ये बात आप ध्यान रखोगे। ठीक है, MP 2021 में पूछा है। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में से कौन भारत सरकार अधिनियम 1935 की एक विशेषताओं में नहीं है? देख लेते हैं क्या क्या है। गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद का पुनर्गठन किया गया, वो तो हुआ ही। प्रांतीय स्वायत्तता की बात की गई। 1935 के अधिनियम का मूल्यांकन, ऐसा मूल्यांकन जैसा कुछ भी नहीं था। 9 में था, 19 में था, लेकिन 35 के अधिनियम में ऐसा कुछ नहीं था। 19 का मूल्यांकन करने के लिए ही कौन आया? साइमन कमीशन आया। तो इस प्रकार की चीजें 35 के अधिनियम में नहीं थी, मतलब ऑप्शन नंबर सी ही इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण और स्थायी अवयव नहीं है? क्या ऐसी चीज है? देश के लिए लिखित संविधान 1935 में बना दिया था, लेकिन ऐसा कहा नहीं था कि लिखित संविधान कुछ होगा। विधानमंडल के लिए निर्वाचित और जवाबदेह प्रतिनिधि, बिल्कुल निर्वाचन होने लग गया था, तभी तो 1937 में निर्वाचन हुआ। एक संघ की योजना पर विचार, बिल्कुल ठीक है। विधानमंडल के लिए सरकारी सदस्यों को नॉमिनेट किया जाना, यह भी ठीक है, कुछ नॉमिनेशन के भी मेंबर थे। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। कौन सी बात नहीं है? तो देश के लिए लिखित संविधान जैसी कोई भी बात नहीं कही गई थी। 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है? रीजन आपसे पूछ रहा है। यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है, बिल्कुल। बहुत सारे प्रोविजंस एज इट इज BN राव साहब ने ड्राफ्टिंग कमेटी को, है ना, ये फैक्ट्स हैं। अब ये मतलब वर्तमान जगत में लोग पढ़ते लिखते हैं नहीं, कुछ भी बोलते हैं। ड्राफ्टिंग कमेटी जब बन रही है, तो ड्राफ्टिंग कमेटी के बन जाने से पहले भारत का संविधान BN राव साहब ने एक रॉ ड्राफ्ट तैयार करके दिया है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आज के समय में मंत्री अगर विधायिका में खड़े होकर कोई बिल प्रस्तुत कर रहे हैं, तो मंत्री ने उसको नहीं बनाया। अम्बेडकर साहब बेशक योग्य व्यक्ति हैं, लेकिन फैक्ट जो है वो एक्चुअल ये है कि भाई अरुण जेटली बेशक योग्य व्यक्ति हैं, निर्मला सीतारमण बेशक योग्य व्यक्ति हैं, लेकिन वो पूरा बजट नहीं तैयार कर सकते। वो उसको आउटलाइन देंगे, वो फाइनलाइज का काम करेंगे उसका, है ना। लेकिन वो ड्राफ्ट कौन तैयार कर रहा है? IAS तैयार करते हैं। तो BN राव साहब लंबे समय तक सिविल सेवा का अनुभव उनको था। 1935 का जब अधिनियम बन रहा है, उस समय भी BN राव साहब उसके ड्राफ्टिंग मेंबर हैं, उसको ड्राफ्ट करवा रहे हैं। तो चूंकि BN राव साहब को इतना लंबा ड्राफ्टिंग एक्सपीरियंस था, इसलिए BN राव साहब ने जो प्रारूप समिति थी उसको एक ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन बना के दिया। वो ये एक्सपीरियंस उनका काम में आया था यहां जब वो थे, तो इसलिए वो एज ए IAS उन्होंने बना के दिया है। खैर, मुझे लगा कि ये सब इस समय चल रहा है तो आपको क्लियरिफाई कर दूं। भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है, क्यों है? क्योंकि वो BN राव ने ही रॉ कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है, और BN राव 1935 से लेकर लंबे समय तक IAS अधिकारी हैं। ये सब काम, इसके तहत भारत को स्वतंत्रता मिली नहीं, इसमें भारतीय विभाजन उल्लिखित है नहीं, इसके द्वारा रियासतें समाप्त हुई नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने बिहार के एक सदनीय विधानमंडल को द्विसदन, राज्य द्विसदन कब हुए हैं? 1935। सेंटर द्विसदन कब हुआ था? 1919। प्रांतों में द्वैध शासन कब आया है? 1919। सेंटर में द्वैध शासन कब आया है? 1935। बिल्कुल क्लियर कट है, ध्यान रखोगे। तो इसका आंसर क्या होगा? 1935 में प्रांतों की विधायिका जो थी वो द्विसदनात्मक हो गई। 6 प्रांत थे, बंगाल, संयुक्त प्रांत, बिहार, असम और ये सब थे। ठीक है, चलिए संभवतः आज का अंतिम सवाल। निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ? तो बर्मा भारत से अलग हो रहा है 1935 के अधिनियम के तहत। ईयर पूछ ले कब हो रहा है? तो 1937 में। बर्मा अलग 37 में हो रहा है, किस अधिनियम से हो रहा है? 1935 से। ठीक है, आप अगर आपको कोई भी समस्या होती है, आप चाहते हैं मेरे से पूछना, कुछ भी बात करना, तो ये मेरा इंस्टा अकाउंट है, आप यहां आके पूछ सकते हैं। टेलीग्राम आईडी ये है, यहां आके पूछ सकते हैं। फेसबुक पे भी सर्च कर सकते हैं। नंबर मैं आपको नहीं दे सकता, दिन में टुन बजता रहेगा, तो आप इन आईडियो का इस्तेमाल करके अगर आप चाहते हैं मेरे से पूछना, मेरे से कुछ भी बात करना, तो आप यहां से पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो इसी के साथ कक्षा आपकी समाप्त होती है। हमने आज पूरी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट जो है, भारत का संवैधानिक विकास जो है, उसको देखा, समझा, पढ़ा। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको ये बहुत अच्छी क्लास तरीके से समझ में आई होगी। आपके जो भी सुझाव हों, जो भी विचार हों, कमेंट में जरूर बता दीजिएगा। और वीडियो कैसी लगी ये तो कमेंट में बताना आवश्यक है। मैं उसी हिसाब से इसको आगे कंटिन्यू करूंगा। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्त, सखा, मित्र मंडली में साझा कर दीजिएगा।
चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नया साल है, पढ़ते रहिए। ये साल आप अगर मेहनत करेंगे तो निसंदेह रूप से जॉब लेके जाएंगे, है ना। मिलता हूं आपसे अगली वीडियोस में। अब कंटिन्यू लगातार ये सिलसिला चलता रहेगा। पॉलिटी तो हम पढ़ेंगे ही, ज्योग्राफी हमने कंप्लीट कर रखी है। जिन साथियों ने नहीं देखी है वो वीडियोस भी जाके देखें। पूरा घटना चक्र पूर्वावलोकन मैंने वहां करा रखा है। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद।